तो आज 15 सितंबर, आज अपने ये लास्ट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। इसमें है ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यानी अब हमारे सामने क्वेश्चन ये कि रिक्रूटमेंट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। अब जब लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो परफॉर्मेंस करने के टाइम पे यानी काम करते हैं तो काम करने के टाइम पे उन्होंने काम सही से किया कि नहीं, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये यहाँ पे हमको समझाया गया है। तो क्या लिखा है कि सेवरल सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर डेवलप्ड to measure the employee performance and offer suggestions for improvement of employee performance। यानी हमने क्या डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर जिससे पता चले कि जो आदमी काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, जिससे हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। और साथ में ये भी कि उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम कोई सजेशन अगर चाहते हैं तो सजेशन भी ले पाए। Many employers tend towards using these software packages and computerize the employee performance appraisal system। यानी इनको यूज करने वाले भी है और साथ में वो एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस अप्रेजल करते, लेकिन कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको बताऊं, कब कौन आदमी आया अपने बिजनेस के अंदर और कब वो गया, तो इसके लिए क्या होता है, थंब इम्प्रेशन, यानी अंगूठा लगा के अंदर जाना होता है। वो जो मशीन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे, तो कब आया कब गया वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है। दूसरी बात, उसको कब कब उसको हमने काम दिया और काम उसने कितने टाइम के अंदर कंप्लीट किया, तो उसको भी ई लॉग बुक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक के अंदर लिखा जाता है, एंट्री की जाती है उन सब चीज़ों की। द सॉफ्टवेयर ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सब स्टेटमेंट्स ऑन ईच ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरीज। यानी इससे पता ये चलता है कि इस सॉफ्टवेयर से अप्रेजल से नंबर ऑफ स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस का स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद में काम को प्रोवाइड कितना किया गया उसका स्टेटमेंट है, और अलग अलग कैटेगरी के अंदर उसका हम जजमेंट लेंगे कि इस आदमी ने काम बराबर किया कि नहीं किया। द अप्रेजल सिलेक्ट्स एंड क्लिक्स द अप्रोप्रिएट रेटिंग फॉर ईच स्टेटमेंट। यानी एक सभी अपने फोन करते हैं कॉल सेंटर में, तो फोन कंप्लीट कर कॉल कंप्लीट करने के बाद में वो पूछते हैं ना कि 0 से 1 से 10 तक हमारे परफॉर्मेंस को आप कैसे क्लिक करोगे, यानी कैसे अब इसको रेट दोगे। तो रेटिंग के लिए अपने बोलते हैं कि 7, 8, 9, 10, ऐसा कोई भी नंबर अपने बोलते हैं। तो ये ऐसे ही यहाँ पे रेटिंग होता है कि जो अप्रेजर करने वाला, जो काम चेक करने वाला, जिसको अपने अप्रेजर बोलते हैं, वो अप्रेजर चेक करेगा और उसके बाद में वो टिक करेगा कि इसने 1 से 10 में कितने रेट के ऊपर बराबर से काम किया कि नहीं किया। द सिस्टम, लास्ट में क्या होता है कि सिस्टम एक डिटेल रिपोर्ट जनरेट करती है। एंड बाय द टाइम द अप्रेजल हैज मूव्ड ऑल द परफॉर्मेंस कैटेगरीज एंड सब फैक्टर्स। यानी सारी कैटेगरीज के अंदर उसने सब जगह पे क्लिक कर दिया, सब जगह पे रेट दे दिया, उसके बाद में एक रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट डिटेल में आएगा सीधा। और ये रिपोर्ट को अपने क्या बाद में मॉडिफाई यानी चेंज भी कर सकते हैं और उसके नीचे अपने कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट करना मतलब कि उसके बारे में बोलना कि यहाँ पे जो काम किया वो काम इसने बराबर से किया कि नहीं, और अगर खराब हुआ तो इसके पीछे के कारण क्या, उसकी कमेंट भी अपने लिख सकते हैं। कई बार उस कमेंट को अपने डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बेस के ऊपर लास्ट में फाइनल रिपोर्ट जो है वो मैनेजर लास्ट में बनाएगा। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर, क्या यूज करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करेंगे, सोफिस्टिकेटेड टेलीफोन सिस्टम को और वीडियो इक्विपमेंट को टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एम्प्लॉय वर्क एक्टिविटीज। यानी एम्प्लॉय क्या काम करते हैं उसको चेक किया जाता है यहाँ पे। उसके लिए कंप्यूटर भी यूज किया जाता है, टेलीफोन सिस्टम भी यूज की जाती है, और साथ में वीडियो इक्विपमेंट्स यानी सीसीटीवी कैमरा जैसे यूज किए जाते हैं। और ये सब एम्प्लॉय की वर्क एक्टिविटी को सीसीटीवी कैमरा में अपने रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जब चाहे तब अपने रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, प्ले करके एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब यहाँ इसके भी एडवांटेजेस अपने देखने, तो कौन कौन से एडवांटेजेस बताए गए हैं देखिए। तो मैनेजर्स कैन मैनेज अ ग्रेटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विथ लेस एफर्ट। कम मेहनत में ज्यादा एम्प्लॉयज को अपने मैनेज कर सकते हैं आसानी से। फिर अप्रेजिंग, यहाँ इसको अगर अंडरलाइन करना हो तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने,
कि लेस एफर्ट से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेज कर पाएंगे। फिर लिखा है अप्रेजिंग परफॉर्मेंस कैन बी डन इन लेस टाइम, यानी परफॉर्मेंस को कम टाइम के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय कैन ऑल्सो नो द एरियाज और कैटेगरीज ऑफ अप्रेजल, रेटिंग ऑफ अप्रेजल। एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, उसको खुद को भी मालूम चलता है, यानी एम्प्लॉयज को भी नॉलेज रहता है कि अपने उसने कितना और कैसा परफॉर्मेंस किया है। अब आगे देखें, ई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग देना है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना है, तो कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में। ये भी क्या, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेनिंग आज अपने पढ़ा सकते हैं, अगर ऑनलाइन तो ट्रेनिंग भी ऑनलाइन तो हो ही सकती है ना। देखो यहाँ पे कंपनी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन। याद रखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, पहले तो ये समझा दूं आपको। ट्रेनिंग हमेशा लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट हायर लेवल एम्प्लॉइज का होता है, एग्जीक्यूटिव्स का होता है। तो एग्जीक्यूटिव का हमेशा डेवलपमेंट होता है, लेकिन ट्रेनिंग किसकी होती है, कंपनी के अंदर जो तुम्हारे वर्कर्स है, नॉर्मल एम्प्लॉइज है, उसकी ट्रेनिंग होती है। एम्प्लॉइज लर्न वेरियस स्किल्स बाय स्टेइंग एट द प्लेस ऑफ देयर वर्क, यानी अपने अपनी जगह पे बैठना है, अपने कोई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन है जब हमको कोचिंग देंगे ऐसा। पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट कोर्स वर्क फ्रॉम वेन एवर दे हैव एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यानी जहां पे भी चाहे, जब भी चाहे, तब कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए से वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। अब ई लर्निंग कैसे किया जाता है, तो वाया इंटरनेट बोला गया है। इंटरनेट के जरिए से ई लर्निंग अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वाया इंटरनेट इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमिनन, यानी इंटरनेट तो अब पूरी दुनिया के अंदर चलता है और इज सेंट्रल टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बाय मेनी कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हैं कि जब भी ट्रेनिंग देती है तो इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करना चाहती है। फिर ई लर्निंग रिप्रेजेंट द टोटल कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। कैसा लिखा है, टेक्नोलॉजी से की हेल्प से कैसे लर्न किया जाता है उसके बारे में ई लर्निंग समझाता है। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग यानी क्या होता है, हमेशा वेब बेस्ड लर्निंग, मतलब वेबसाइट को यूज करके अपने लर्निंग सीखते हैं। द टर्म ई लर्निंग कवर्स अ वाइड सेट ऑफ एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं उसके अंदर आ जाती है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब आपको ऐसा बताया जाता है कि बोर्ड पे लिखा जा रहा है, पर वो बोर्ड के ऊपर जो है ना, आप देख रहे हो जो कुछ भी, वो लिखने वाला आदमी आपको दिखेगा नहीं, खाली बोर्ड पे लिखा जाएगा वही खाली आपको दिखेगा। ये वर्चुअल क्लासरूम, क्योंकि आपको क्लासरूम जैसा दिखता है लेकिन आप क्लासरूम में बैठे नहीं हो, आप अपने घर पे बैठे हो। और डिजिटल कोलाबोरेशन, डिजिटल कोलाबोरेशन का मतलब किसी कंपनी के साथ में, जो ऐसी जैसे कि बाईजूस है, ऐसी कंपनी के साथ में ऐसा कोलाबोरेशन करके, जैसे हम लर्निंग के सेक्टर में अपने बाईजूस को देख सकते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग के सेक्टर में भी देख सकते हैं ना। E-learning is enabled by the delivery of content via all electronic media। सारा कंटेंट कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाता है। इंटरनेट है, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट, ये सब के बारे में कल हमने सीखा था। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट, ये अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने शुरू किया ना, बच्चों को सिखाना सैटेलाइट के जरिए से, यानी टीवी चैनल पे आता है प्रोग्राम वैसा। फिर ऑडियो और वीडियो टेप से भी, जैसे अभी मैं आपको वीडियो भेजूंगा तो पहले टेप आती थी पहले, अब तो ये रही नहीं, अब तो सब डिजिटल हो गया है। इंटरएक्टिव टीवी, इंटरएक्टिव टीवी का मतलब क्या, सामने प्रोग्राम चल रहा है, तुम कुछ टाइप करोगे ना तो सबको दिखेगा, जैसे जूम एप्लीकेशन पे अपने देखते थे, वो इंटरएक्टिव टीवी है। और साथ में आता है इसके बाद में सीडी रोम। सीडी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें सिर्फ जो उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड किया उसको सिर्फ देखा जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। The content of various training and executive development programs are placed on the internet, intranet, और ट्रेनिस को क्या किया जाता है, जो ट्रेनिस है तुम्हारे, उस ट्रेनिस को हम ऑडियो वीडियो टेप देते हैं या तो सीडी रोम देते हैं। द ट्रेनिस मूव ऑन द प्रोग्राम्स रिलेवेंट टू द स्किल, यानी वो क्या करेंगे, अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, उनको जिसमें लगेगा कि यहाँ पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है, वो चीज़ें वो ऑनलाइन सीख जाएंगे। दे गो थ्रू कंटेंट, जो लिखा है उसके अंदर से जाएंगे, विच इज मोल्डेड बेस्ड ऑन द इंटरेक्टिव सेशंस एंड अक्वायर द नेसेसरी स्किल्स, यानी यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशंस चलते हैं,
इंटरएक्टिव सेशंस का मतलब क्या, बातचीत भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, उसको इंटरएक्टिव बोला जाता है। और अक्वायर द नेसेसरी स्किल, और उसको जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ के उसको जो स्किल अपने अंदर लानी है वो स्किल धीमे धीमे उसके अंदर आ सकती है। ये सब अपने जितना यानी पढ़ाई में लगता है ना कि ये कैसे करते होंगे वो लोग, इतना ही सीखने में ये आसान है। नाउ एडवांटेजेस बताए गए, कौन कौन से एडवांटेजेस इसके, इसके फायदे क्या है वो अपने देखने। तो इसमें सबसे पहले आता है ई लर्निंग, ई ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय स्पेसिफाई कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसीज एंड बिल्ड अप नॉलेज। अब देखो कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसीज मतलब कंपनी में काम करने का तरीका होता है, कंपनी में काम करने का कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कि उसमें डिसिप्लिन होती है वो सब। तो कॉर्पोरेट लेवल पे काम करना और दुकानों में काम करना दोनों में फर्क है। तो इस तरह की लायकात, कॉम्पिटेंसी यानी लायकात तुम्हारे अंदर कैसे आएगी जब तक तुम प्रॉपरली बराबर से उसको समझोगे नहीं। तो ये कौन समझाएगा तुमको, ई लर्निंग जो एप्लीकेशन है ना वो सब तुमको ये समझाती है। अब आगे आ, पहले तो स्पेसिफाई कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसी और बिल्ड अप नॉलेज। नॉलेज बिल्डअप कर देंगे मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज के बारे में, मतलब आपको मैनेजमेंट क्या चाहता है आपके पास से, लॉन्ग टर्म में आपके पास से क्या चाहता है, ये सब आप अपना नॉलेज ला सकते हो इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गेट्स द आईटी डिपार्टमेंट, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, टी यहाँ पे कैपिटल है, ट्वीट साइड यानी दोनों चीजें साथ में आ गई। तुम्हारा एचआरडी डिपार्टमेंट और तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट दोनों साथ में मिलके काम करेंगे क्योंकि कंप्यूटर की जरूरत है यहाँ पे ई ट्रेनिंग के लिए, तो दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा ना। एंड ट्रेनिंग मटेरियल विल बी अवेलेबल मोर वाइडली, यानी ज्यादा ट्रेनिंग मटेरियल तुम्हारे पास मिलेगा, ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मार्केट हो गई है, समझे। फिर देखो एसेंशियल कंडीशंस, अब यहाँ पे बताया गया है कि ट्रेनिंग के लिए कंडीशंस कौन कौन सी जरूरत है, कि तुम ट्रेनिंग देना तो चाहते हो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग देना चाहते हो, लेकिन ऐसे ही नहीं दे पाएंगे, उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये नीचे आपको बताया गया है, यहाँ पे देखो। ई ट्रेनिंग वुड बी इफेक्टिव, पहली बात तो कि फैसिलिटी इंटरेक्शन विद द ट्यूटर, फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्शन यानी ट्यूटर सिखाने वाले के साथ में आप इंटरेक्शन यानी बातचीत कर पाओ। फिर फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द पीयर्स, पीयर्स यानी जिनके साथ में तुम काम करते हो ना, वो तुम्हारे सह कर्मचारी, उसको पीयर्स या तो कॉलीग बोला जाता है। तो उनके साथ में भी तुम इंटरेक्शन यानी बातचीत कर पाओ। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशियल लर्निंग, डिफरेंशियल यानी जो चीज नहीं आती है ना वो तुमको सिखाया जाए, उसको डिफरेंशियल लर्निंग बोला जाता है। तो इसका प्रॉपर वर्ड आपको मीनिंग बता दूं, डिफरेंस गैप, भाई जिसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं देखो, गैप यानी जहाँ पे तुमको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती वो चीज़ सिखाने की बात करें। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल रेडीली, तुरंत इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे तुरंत मिल जाना चाहिए आपको। और मोटिवेटिंग द ट्रेनिंग टू लर्न, और ट्रेनिंग ऐसे नहीं होने चाहिए कि अपने चालू तो किया उनको सिखाने का लेकिन उनको सीखने में इंटरेस्टेड ना हो। तो जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे आगे। ये सब शॉर्ट नोट है जो तुम चला, मैं अभी चला रहा हूँ ना वो सारी की सारी शॉर्ट नोट्स है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, ई कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। कॉम्पनसेशन यानी पगार, पगार वेजिस रेम्यूनरेशन जो कुछ भी बोलो, इसको क्या बोलेंगे अपने, ई कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट बोलेंगे। ये क्यों ई कॉम्पनसेशन, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये मैनेजमेंट करने की बात आती है तो कैसे किया जाता है, ये भी कंप्यूटर से। कंप्यूटरज क्या करते हैं, यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर सैलरी फिक्सेशन, सैलरी को फिक्स करना, सैलरी को पे करना, सब के लिए कंप्यूटर को यूज करना है। तो यानी सैलरी कंप्यूटराइज है, इसका इतना एक्सपीरियंस है, इतना इसके पास नॉलेज है, इतना पढ़ाई की उसने, अब बोलो इसकी सैलरी कितनी होगी तो कंप्यूटर के आपको बता देगा। सैलरी का कैलकुलेशन भी कंप्यूटरज करेगा, आप इतने दिन आए इतने दिन गैर हाजिर रहे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी। फिर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस अलाउंसेस, अलाउंसेस यानी અલાઉન્સીસ यानी આપણે કહીએ ને ભથ્થું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં, અને ભથ્થુંનો મતલબ એ થાય કે વધારાનો પગાર આપવામાં આવે, જેમ કે મોંઘવારીનું ભથ્થું હોય, ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ એનો મતલબ શું થાય કે આપણે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા ટ્રાવેલિંગ કરીએ કે ઘરથી ઓફિસ અને ઓફિસથી ઘર આવીએ તેના પૈસા આપે,
और ये फिक्सेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ वेरियस एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आता है, जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी फ्री में दी जाए, वेलफेयर मेजर, वेलफेयर मेजर यानी रिटायरमेंट के बाद में तुमको पेंशन दिया जाए, और फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि तुमको पैसे नहीं दिए जाएंगे लेकिन तुमको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि फ्री में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए फ्री में बस सर्विस कंपनी ही प्रोवाइड करे, और कंपनी ही दोपहर का खाना तुमको वहीं पे दे फ्री में, वो भी। तो ये सारे फ्रिंज बेनिफिट, इसमें तुम्हारा पैसा बचता है, मिलता नहीं बचता है, इसको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं। फिर ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है ई ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड रखना है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स के रिकॉर्ड कैसे रखे जाते हैं, वो भी कंप्यूटर से रखे जाते हैं। पहले तो क्रिएट करो, मेंटेन करो और अपडेट करो, वो सबके लिए किसका है, कंप्यूटर के लिए। और कंप्यूटर से क्या होता है, इजीली भी होता है और फास्ट रेट के भी होता है। कारण क्या, लिखोगे गुम हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर में एक बार स्टोर किया और इसको कोई भी क्लाउड में डाल दिया, यानी क्लाउड सर्विस के अंदर डाल दिया, तो हमेशा जब चाहोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब भी चाहो तब, तुरंत ही। Human resource records, either partially or fully, can be shifted or transferred from the branch or regional office to head office. क्या करना है, पेपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे मैं आपको, समझो कि मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करके आप तक भेज रहा हूँ ये चीजें। वैसा ही अगर मुझे कोई पैम्फलेट आपको प्रोवाइड करना हो, तो मैं क्या करूँ, इसका पीडीएफ बना के आप तक भेज सकता हूँ ना, वो आसानी से। ये सब भी हो सकता है अपने लिए। इंट्रानेट और इंटरनेट के जरिए से ये पता चलता है। देन ये सब भी वही वही चीज है जो अपने आगे सीखी। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ई ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन यानी कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, बाहर से इंफॉर्मेशन लानी है, वो भी कैसे, जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को लाना, उसको मेंटेन करना, उसको प्रोसेस करना, और लास्ट में लिखा है उसको ट्रांसमिट, ट्रांसमिट यानी जिसको जरूरत है उस तक भेजना, अपने क्लाइंट तक भेजना, और विथ हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में, ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी यानी चौकसाई के साथ में उसको वहां तक भेजना, ये हमारा मकसद है। इनफैक्ट दिस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डन कम्प्लीटली, मोर एक्यूरेटली एंड परफेक्टली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ये सब सबसे अच्छा तो यहीं से होता है। इन्फॉर्मेशन तो हमेशा कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोर हो सकती है, यानी कंप्यूटर है तो इन्फॉर्मेशन में आपको कोई भी तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज ई ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब ये ऑडिट का मतलब क्या, पहले तो ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब ऐसा होता है कि किसी को काम सौंपा तो अब इसने काम बराबर किया कि नहीं, किसी को पगार दिया तो उसने पगार के मुताबिक काम किया कि नहीं, इसका ऑडिटिंग करना। किसी को मैंने किसी जगह पे नौकरी दी तो उस जगह पे उसने बराबर से काम किया कि नहीं, यानी सही आदमी को सही जगह पे हमने रखा है कि नहीं, ये सब चेक करना, इसको ऑडिट बोला जाता है। द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट प्रैक्टिसेस और द डिजायर्ड practices of the desired human resource practices are standard और desired, सॉरी, और बराबर है इसमें, स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस या तो डिजायर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस आर फेड इनटू द कंप्यूटर। स्टैंडर्ड का मतलब पूरे अपनी इंडस्ट्री में जो चलता है ना वो स्टैंडर्ड, पूरी अपनी इंडस्ट्री में जो चलता है उसको अपने क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, राइट। और डिजायर्ड का मतलब मुझे जो चाहिए वो मेरा स्टैंडर्ड, तो इसको पहले कंप्यूटर में फीड कर दो। द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्चुअल प्रैक्टिस। अब क्या करेंगे, मैंने सोच लिया कि एक इंसान को इतना काम करना चाहिए, वो मेरा स्टैंडर्ड हो गया, या तो मैं चाहता हूँ यानी डिजायर्ड स्टैंडर्ड। अब मैंने देखा कि वो तो खाली इतना ही काम कर रहा है, तो अब सवाल, इसने इतना काम क्यों किया, उसके पीछे के कारण क्या। कंप्लीट इसको क्या करना है, पहले तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है कंप्यूटर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट और प्रोड्यूसेस एन ऑडिट रिपोर्ट। वो सामने क्या दे देगा तुमको, एक ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट बना के कि उसने सही काम किया कि गलत काम किया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इसी रिपोर्ट को बाद में क्या करेंगे, उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं कुछ चीज को या ऐड भी कर सकते हैं, पर कंप्यूटर तुमको पहले फुल रिपोर्ट बना के देगा। उस रिपोर्ट में से क्या रखना है क्या नहीं रखना, वो फिर इसके बाद में मैनेजर को डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। ये यूनिट आपने देख सकते हो कि ये 22 पेज का आपने यूनिट कंप्लीट करना है। तो ये 22 पेज का यूनिट हमारा ये आज कंप्लीट हुआ, बराबर। और अभी ही मैं आपको सेकंड
जो इसके अंदर है ना वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें, यानी मैं आपको पीओएम स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी ही मैं पीओएम स्टार्ट करूँगा आपको। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, ये अपने एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसमें से। एक बात समझ लो कि ये जो तुम्हारे सामने है ना, वो एक बड़े से यूनिट का एक सिर्फ हिस्सा है, छोटा सा। समझ लेना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी तुम्हारा बीए जो था ना, वही सेम टू सेम सब्जेक्ट यहाँ पे है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने एडिट किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हो। सारे डायग्राम्स वगैरह प्रॉपरली ड्रॉ किए गए और ये रेडी है मटेरियल। और ये तुम्हारा कितने पेजेस का इसमें ने, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो ऑर्गेनाइजिंग है। अभी मेरा काम इसके ऊपर चल रहा है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। उसमें थोड़ा बहुत काम मेरा बाकी है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तुमको ये दोनों साथ में पेम्पलेट मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग, याद रखो ये दोनों ही तुम्हारा फर्स्ट यूनिट है, दोनों ही। नाउ अब अपने शुरुआत करते हैं, देखो ऑर्गेनाइजिंग से। ऑर्गेनाइजिंग એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર। હવે आपने કહી દઉં કે આ જે સિલેબસ છે ને તમારો, ये सिलेबस तुम्हारा है ना एकदम अजीब तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि पहला जो यूनिट है ना उसमें हेनरी फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स आएंगे तुम्हारे वापिस, और उसके बाद में फ्रेडरिक टेलर के प्रिंसिपल भी उसमें आएंगे। मैनेजरियल रूल है इसके अंदर, वो सब बहुत सारी चीजें फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग शुरू होता है। तो मैंने उसको जानबूझ के स्किप किया है कि वो जो पार्ट है ना वो बार बार पढ़ा हुआ है हमने, राइट। और ये जो पार्ट है ना वो भी हमने आगे तो पढ़ा हुआ ही है। मैं अगर तुमने कहूँ तो कार्यनु विभाजन, राइट। तो वो जो था ना टॉपिक तुम्हारा, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। और ऑर्गेनाइजिंग इतना लंबा टॉपिक नहीं है, पर हाँ इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट यूनिट आपको 40 पेज से ज़्यादा का है, मोर देन 40 पेजेस। इसलिए अभी मैं सिलेबस की राह देख रहा हूँ, 2-3 दिन में वो मुझे पास आ जाएगा कि पीओएम में कितना चलाएंगे। तो फिर उसके बाद में क्या कि हम इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग तो है ही, ये मुझे कन्फर्म्ड है। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि बार बार है ना वो हेनरी फुल के प्रिंसिपल्स आते हैं। 12 में भी पढ़े, फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में भी थे, और यहाँ पे भी आएंगे। तो इसमें से शायद मुझे लग रहा है कि वो स्किप कर सकते हैं। तो आज अभी अपने सिर्फ स्टार्ट करने के लिए पीओएम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनाइजिंग क्या है उसका मीनिंग आपको दिखाना है। और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग से अपने कल करेंगे। तो वैसे तो 4 ही टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसको अपने कल ही करेंगे। पहले यहाँ देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अंडरस्टूड एज अ डायनामिक प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग को क्या बोला है? डायनामिक, यानी जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज नेसेसरी। क्यों मैनेजरियल? क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, इसलिए इसको अपने मैनेजरियल एक्टिविटी बोलते हैं। विच इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। किस लिए चाहिए? लोगों को साथ में लाने के लिए। एंड टाइंग देम टुगेदर, बांधने के लिए उनको। इन द परस्यूट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। परस्यूट यानी फॉलो करना, एक ही ऑब्जेक्टिव के पीछे सबको, सब लोग जाते हैं कि चलो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव, सोशल सर्विस देना है तो सोशल सर्विस वाला ऑब्जेक्टिव। कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव हम पकड़ ले और उस ऑब्जेक्टिव के पीछे हम जाते हैं, और उसके लिए हम लोगों को साथ में लेके चलेंगे। याद रखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब लोगों को लाना नहीं, लोगों के रिलेशनशिप क्रिएट करना। कि कौन तुम्हारा सुपीरियर होगा, कौन तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेगा, कौन तुम्हारे साथ में काम करेगा। ऐसे अगर तुम क्रिएट करते हो ना, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? उसको अपने ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। दिस मे बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका रिजल्ट, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा ना तो तुम्हारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी तुम्हारे पूरे बिजनेस का एक ढांचा तैयार होगा, यानी माड़खू तैयार था आपको एक। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस। अब ये दूसरी डेफिनेशन इसमें भी लिखा है क्या कि प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मानते हैं अपने? एक प्रोसेस मानते हैं ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। पहले क्या लिखा है?
प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, मतलब डेफिनेशन पहले तो नक्की तो करो कि कौन सी एक्टिविटीज चाहिए, फिर उस एक्टिविटी, जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि परचेज ऑफ फर्नीचर और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दोनों एक्टिविटी एक जैसी है ना, करना तो खरीदे है ना, फिर स्टेशनरी को खरीदना वो भी खरीदी में जाता है, तो ये तीनों एक्टिविटी को खाली एक ही डिपार्टमेंट को दे दे, परचेज डिपार्टमेंट को, तो ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी हुआ कि एक साथ में एक जैसी एक्टिविटी को ग्रुप कर दिया ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ऑथोरिटी रिलेशनशिप का मतलब क्या, कौन तुम्हारे ऊपर कौन तुम्हारे नीचे काम करेगा, ये ऑथोरिटी रिलेशनशिप हुई। इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन द मैनेजर डिफरेंशिएट्स एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करना है तो उस वक्त पहले तो एक्टिविटी को डिफरेंशिएट मतलब तफावत करવું પડે કે કઈ એક્ટિવિટી કયા હેડની અંદર આવે, એટલે કયા માણસને સોંપાય એ બધી પહેલા આપણે તફાવત કરીએ અને પછી ઇન્ટિગ્રેટ કરવું એટલે ઘણી વખત જોડવું પણ પડે, અલગ અલગ એક્ટિવિટીને બે સાથે એક્ટિવિટીને જોડવી પણ પડે. સો डिफरेंशिएशन इज मेंट एज द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिफरेंशिएशन में क्या आता है, अपने डिपार्टमेंट बनाएंगे अलग अलग, और હોમોજીનિટી यानी એક સરખાપણું હોય ને, જેમાં હોમોજીનિટી એટલે સરખું, સરખી સરખી એક્ટિવિટીને એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં નાખી દઈએ આપણે, ત્યારે ઇન્ટિગ્રેશનનો મતલબ શું થાય, યુનિટી ઓફ એફર્ટ્સ, અલગ અલગ લોકોના એફર્ટ્સ છે એને એક સાથે લાવવા કે બધા એક જ ગોલ માટે કામ કરે, અલગ અલગ સેગમેન્ટના લોકો, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના અને અલગ અલગ सब સિસ્ટમના લોકો એક સાથે કામ કરે, તેને આપણે આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરીએ. હવે આ જો બીજી ડેફિનેશન પણ છે, वो डेफिनेशन में क्या बताया कि ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वे इन विच वर्क इज अरेंज। जो क्या लिखा है, पहले तो काम को अरेंज करना और काम को अलोकेट करना, पहले अरेंज करो फिर उसको अलोकेट यानी सौंपो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को या तो गोल्स को आसानी से और इफिशिएंटली अचीव कर पाए। इन द ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज डन बाय नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मैनेजर्स हैव टू डिफाइन हु विल डू व्हाट, कौन क्या काम करेगा और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, ये डिफाइन करने का काम किसका है, तो मैनेजर का है, राइट। दिस एस्पेक्ट इज टेकन बाय द मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच बेसिकली इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज। एनालिसिस क्यों करना है एक्टिविटीज का, जैसे ऊपर हमने देखा, एनालिसिस इसलिए करना है कि कौन सी एक्टिविटी कौन से एक्टिविटी के साथ में जाएगी, ये देखने के लिए पहले तो एक्टिविटीज को जांचना पड़ेगा, इसको एनालिसिस अपने बोलेंगे। और हम क्या करेंगे, सिलेक्शन into various division and selection so that this can be assigned to various individuals and delegating them appropriate authority so that they are able to carry out their work effectively। अब काम सौंपो तो किस आदमी को सौंपेंगे, उस आदमी को जो उसी काम के लिए बना है या तो उसी काम की क्वालिफिकेशन रखता है, तो वहां तक उसको जाना, किसको जाना है, मैनेजर को जाना है। तो ये जाने के लिए मैनेजर को सब जानना पड़ेगा पहले कि किसको क्या काम दिया जा सकता है, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये सब बताने वाला कौन, तो ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो देखो आज ये अपने यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, मैं कल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से चलाऊंगा आगे। हर बार जब मैं आपको भेजता हूँ ये कोई भी क्लिप, तो उसके साथ में मैं नीचे लिख देता हूँ कौन से टॉपिक इसमें कवर होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर।